Welcome you all to my YouTube channel Exotic Study। मेरा नाम है रितु और आज मैं जो सीरीज़ लेके आई हूँ वो है एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक, जो कि साइंस की बुक है और ये हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, मतलब फसल का उत्पादन कैसे करते हैं और उसका प्रबंधन मतलब उसका रखरखाव कैसे करते हैं। ठीक है, तो ग्रीष्मावकाश में पहेली एंड बूझो, पहेली और बूझो जो है, पहेली ये है और बूझो ये है जो हमेशा क्वेश्चंस करता है और पहेली मोस्टली सारे इस चैप्टर्स में आंसर करती है। पहेली एंड बूझो आपको एनसीईआरटी के सारे ही बुक्स में दिख जाएंगे। ठीक है, तो पहेली और बूझो वो जो है वो अपने चाचा के यहाँ पर गए ग्रीष्मावकाश में, मतलब अपने समर वेकेशन में। उनके चाचा जो है वो है किसान हैं। ठीक है, तो एक दिन उनके साथ वो उनके खेत में गए जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कुछ औजार देखे, जिसमें खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि रहते हैं जो कि खेती करने में काम आते हैं। ठीक है, तो बूझो जो है वो क्वेश्चन करता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो ये जानना चाहता है कि इन औजारों का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे कि हम ये पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी सजीव होते हैं वो भोजन की उन सबको भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो मनुष्य और जो जीव जंतु होते हैं, मनुष्य और जीव जंतु जो होते हैं वो उन्हें भोजन के लिए दूसरों मतलब पौधों पर या जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो पौधे अपना जो भोजन होता है वो संश्लेषित करते हैं, मतलब खुद बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की वजह से वो अपना भोजन खुद निर्माण कर पाते हैं। ये हम ऑलरेडी 7th क्लास की बुक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? अभी ये पूछ रहा है कि हम भोजन क्यों लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि भोजन जो होता है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब भोजन की वजह से, चूंकि हम भोजन खाते हैं इस वजह से ही हम काम कर पाते हैं। ठीक है, और ये भोजन की जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो है पाचन, श्वसन और उत्सर्जन। मतलब पाचन मतलब भोजन को पचाना, श्वसन मतलब सांस लेना और उत्सर्जन मतलब भोजन को निकालना, उत्सर्जित करना। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो ये बता रहा है कि हम जो मनुष्य हैं वो अपना भोजन जो है वो हम पौधों से भी प्राप्त करते हैं, जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, दोनों से ही हमें प्राप्त होता है। फिर से बूझो जो है वो क्वेश्चन करता है कि इतने सारे लोग, जो मतलब हमारे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इन्हें सबको भोजन कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो पहेली इसका आंसर करती है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, मतलब भोजन अगर बड़ी मात्रा में लोगों को चाहिए तो हमें एक बड़े स्तर पर, मतलब बड़ी मात्रा में भोजन का उत्पादन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण की आवश्यकता है। नियमित उत्पादन करना होगा, मतलब उगाना होगा, फसल ये करना होगा, फसल मतलब उत्पादित करना होगा। ठीक है, उचित प्रबंधन मतलब उसका रखरखाव अच्छे से करना होगा, और उसका वितरण मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट मतलब लोगों तक पहुंचाना ही वितरण कहलाता है। तो ये पहुंचाने की क्रिया भी सही ढंग से होनी चाहिए। अभी बता रहे हैं कि कृषि पद्धति जो है, कृषि कब से स्टार्ट हुआ, मतलब हमारे समाज में, हमारे एनवायरमेंट में कृषि का उत्पादन कब हुआ। तो लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य जो थे वो घुमंतु मतलब नोमैडिक थे। घुमंतु मतलब होता है जो मनुष्य, जो लोग एक जगह कभी टिक कर नहीं रहते, एक जगह नहीं रहकर अपना काम नहीं करते। वो अपनी पूरे जीवन काल में एक जगह से दूसरी जगह अपना जो घर है वो भी चेंज करते हैं, और ये भोजन भी अलग अलग जगह से प्राप्त करते हैं। तो ये बताता है वे
वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते हैं। तो ये जो घूमते हैं वो अकेले नहीं घूमते, वो समूह में विचरण करते हैं। ठीक है। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना भी प्रारंभ किया। तो उस समय जो जो घुमंतू लोग थे, जो नोमैडिक लोग थे, वो कच्चे फल खाते थे और कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने जंतुओं का भी शिकार करना आरंभ किया। ठीक है। तो कालांतर में मतलब उन लोगों ने उस समय खेती करना भी स्टार्ट किया। चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। ठीक है। उन लोगों ने चावल, गेहूं और खाद्य पदार्थों को भी उगाया। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो उस समय से ही कृषि का प्रारंभ हो चुका था। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। तो पूछेगा कि क्वेश्चन कर सकता है कि फसल क्या होता है। ठीक है। एक ही प्रकार का मतलब अगर गेहूं उगाया जा रहा है तो उस जगह पर सिर्फ गेहूं ही उगाया जाएगा। अगर कोई और मतलब गेहूं की जगह पे अगर मान लो कि दाल की खेती करने लगते हैं तो उसे फसल नहीं कहेंगे। उस लैंड पे, उस जमीन पर सिर्फ अगर गेहूं ही उगाया जा रहा है तो ही उस जमीन को फसल कहा जाएगा। तो उसे फसल कहेंगे। ठीक है। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। हम जानते हैं कि फसल जो होता है एक तरह की नहीं होती है, बहुत तरह की होती है, जिसमें अन्न, सब्जियां और फल सब आते हैं। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर ही फसलों का निर्माण कर सकते हैं। उसके आधार पर ही फसलों का निर्माण कर सकते हैं। मतलब आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। फसलें जो होते हैं वो तरह तरह की होती हैं और मौसम के हिसाब से मतलब फसलों को उगाने का जो तरीका होता है वो मौसम पे भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है, शीत ऋतु होती है और लाइक वर्षा ऋतु होती है। 3 तरह की ऋतुएं मोस्टली होती हैं। ठीक है। तो भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः तो ये बोल रहा है कि जैसे भारत में जो चीज़ें महाराष्ट्र में उगाई जाती हैं वो चीज़ें दिल्ली साइड मतलब यूपी साइड नहीं उगाई जाएंगी और उनका मतलब सीज़न भी अलग अलग होगा। क्योंकि जब भी किसी फसल को उगाया जाता है तो वो उसकी मिट्टी पर और जलवायु पर दोनों पे डिपेंड करती है। मतलब वर्षा, ग्रीष्म, ये सब पे भी डिपेंड करती है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो ये बता रहा है कि फसल जो उगाए जाते हैं मोटे तौर पर फसल जो होते हैं उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होती है खरीफ फसल और दूसरा होता है रबी फसल। तो खरीफ फसल क्या है? वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। ठीक है। वर्षा ऋतु में ही बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु क्या कोई मतलब बारिश का टाइम। ठीक है। तो बारिश का टाइम जो होता है, वर्षा ऋतु जो होती है वो जून से सितंबर के महीने को माना जाता है। इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि उगाई जाती है। ठीक है। और दूसरा हो गया रबी फसल। रबी फसल जो होती है वो शीत ऋतु मतलब ठंड के मौसम में उगाई जाती है। तो इस समय इसका जो इसमें जो होता है वो गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अरबी रबी फसल के उदाहरण होते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सब्जियां या दालें हैं जो ग्रीष्म ऋतु मतलब कि गर्मी के टाइम पे भी उगाई जाती हैं। ठीक है। आधारित फसल पद्धतियाँ। तो अभी बूझो फिर से एक क्वेश्चन कर रहा है। बूझो क्वेश्चन करता ही रहता है, वो बड़ा नटखट है तो बूझो क्वेश्चन करता रहता है। तो बूझो एक सवाल पूछता है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है? धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है? धान को बहुत अधिक पानी के तो पहली जो होती है वो आंसर करती है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। इसे ग्रीष्म ऋतु मतलब शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता है।
मतलब ठंड के मौसम में नहीं उगाया जा सकता है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं। तो ये क्या बता रहा है कि फसल उगाने के समय किसी भी किसान को कुछ पद्धतियाँ करनी पड़ती हैं, कुछ प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं, उसे कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। ठीक है, तो कृषि पद्धति में क्या क्या आएगा? मिट्टी तैयार, जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, इसके प्रोसेस है। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, ठीक है, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। अभी मिट्टी कैसे तैयार करते हैं? फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो जब मिट्टी को तैयार करते हैं तो मिट्टी को क्या करते हैं? उलट पलट करते हैं। तो उलट पलट करने से क्या होता है? एक तो मिट्टी लूज हो जाती है और उसमें बीज आसानी से अंदर चला जाता है। और दूसरी जो होती है मिट्टी, जो होती है वो मिट्टी जो होती है, ये जो उलट पलट करते हैं इसको ही पोला कहते हैं। ठीक है, पोला करना कहते हैं। और ये जो उलट पलट करते हैं इससे मिट्टी जो होती है वो उर्वरक हो जाती है, मतलब ज़्यादा उपजाऊ लायक अच्छी मिट्टी बन जाती है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोला मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। अच्छा, पोला मिट्टी मतलब मिट्टी को जो उलट पलट कर दिया गया, इसमें मिट्टी जो भी पौधे जो होते हैं वो जब उगते हैं तो वो अच्छे से आराम से सांस ले पाते हैं, मतलब श्वसन कर पाते हैं। पोला मिट्टी किस तरह पौधों को की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कैसे करते हैं, सहायक कैसे है पोला मिट्टी? ठीक है, पोला मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला बनाते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? अच्छा, पोला मिट्टी क्या है? पोला मिट्टी जब करते हैं, मतलब मिट्टी को उलट पलट जब करते हैं तो मिट्टी में जो बहुत सारे सूक्ष्म जीव या केंचुए होते हैं, ठीक है, जो कि आराम से इधर उधर मूव करते हैं, इधर उधर आते जाते रहते हैं, उसकी वजह से भी मिट्टी जो होती है वो उर्वरक बनती है। ठीक है, तो ये क्या सवाल पूछ रहा है कि परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना ही क्यों आवश्यक है? ठीक है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। वही जो यहाँ पे जो केंचुए हुए ना, वो सजीव के बारे में बता रहे, सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है कि मिट्टी में जो होते हैं वो ये हम 7वीं कक्षा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव पाए जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। मृत पौधे और जंतु भी जो होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो मिट्टी में ही मर जाते हैं। ठीक है, मिट्टी के अंदर ही सड़ते रहते हैं। तो उनमें कुछ पौष्टिक चीज़ें होती हैं उन मृत पौधों और मृत ये जंतुओं में। तो वो जब हम मिट्टी को उलट पलट पोला बनाते हैं तो वो उसके अंदर तो वो नए आने वाले पौधों में उनकी उर्वरक चीज़ें जाती हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। अच्छा, ये क्या बता रहा है कि मिट्टी तो बहुत अंदर तक होती है ना, लेकिन ऊपरी सतह को ही क्यों उलट पलट करते हैं? क्योंकि ऊपरी सतह को उलट पलट करने पर पौधे जब उगते हैं तो उनको मिट्टी के
छोटे एरिया में, मतलब मिट्टी के कुछ दूर तक ही, ज़मीन के कुछ अंदर तक ही उर्वरता चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि जब नया नया पौधा होता है तो वो बहुत, उसकी जड़ें बहुत बहुत अंदर तक नहीं जा पाती हैं, वो मिट्टी के थोड़े पोर्शन तक ही फैल पाती हैं। तो इसलिए वहाँ के पोर्शन तक ही उसको उलट पलट किया जाता है, पोला बनाया जाता है। अतः मिट्टी को उलट पुलट उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। मिट्टी को उलट पुलट एवं पोला करने की प्रक्रिया जो होती है, इसको जो प्रक्रिया होती है उसको जुताई कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है इसको जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर करते हैं। ये जो जुताई होती है वो हल चलाकर किया जाता है। ठीक है, हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। ये जो हल होते हैं वो लकड़ी या लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यधिक सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। जुताई हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। अच्छा, मिट्टी जब जुताई किया जाता है मिट्टी को, तो वो हल से किया जाता है, और हल से जुताई करते समय अगर बहुत सूखी हुई मिट्टी है तो उसमें पानी का छिड़काव किया जाता है, और पानी का छिड़काव करते, और कुछ मिट्टी में बहुत बड़े बड़े ढेले भी मिल जाते हैं तो उनको तोड़ दिया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। अच्छा, इसमें खाद भी डाला जाता है कभी कभी, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है तो। बुआई में से पहले खेत में पानी दिया जाता है। बुआई से पहले मतलब बीज को बोने से पहले मिट्टी में पानी का छिड़काव किया जाता है। कृषि औजार क्या क्या हैं? अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाल एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। अच्छा, ये जो चित्र दिया गया है, जो पिक्चर है, ये देखो, ये जोत है, ठीक है, ये हल शाफ्ट है, ठीक है, फाल है, फाल, इसको फाल बोलते हैं, ठीक है, और ये जो है ये जुताई हो रही है। ये जो यहाँ पे हमने अभी भी पढ़ा ना, ये जुताई हो रही है। ओके, तो अभी आगे चलते हैं। अभी हल का क्या कार्य है, क्या काम है, कुदाल का क्या काम है, ये सब बताया गया है। प्राचीन काल में हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। यह औजार जो होता है वो लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़ों, ऊँट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्तियां होती हैं जिसे फाल कहते हैं। ये जो फाल है ना, इसके बारे में बात कर रहा है, फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। हल का जो मुख्य भाग होता है ये वो लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हम हल शाफ्ट कहते हैं। हल शाफ्ट है ना, ये हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे पर डंडे से जुताई होती है। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे पर लकड़ी से जुताई होती है। ठीक है, ये जो जुताई हो रही है, एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकते हैं। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। ओके, देसी लकड़ी को हटाकर आजकल थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तो उसमें ठीक है, नई पद्धति के हिसाब से लोहे की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, लोहे के हल यूज़ हो रहे हैं। अभी कुदाली क्या है? कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर
लोहे को चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करता है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अच्छा, ये जो है ये कुदाली है, ठीक है। इसकी कुदाली के बारे में बता रहा है, जो पकड़, हैंडल, जोत, छड़ और मुड़ी प्लेट है, ये वाली मुड़ी प्लेट है, इसके द्वारा ये फसल को जोता जाता है, ठीक है। कल्टीवेटर, अभी ये नए तरह का एक कल्टीवेटर आया है जो ट्रैक्टर होता है, ठीक है। ट्रैक्टर के थ्रू फसल को आसानी से जोता जा सकता है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत हो जाती है। तो ये जो कल्टीवेटर है, जो ट्रैक्टर के थ्रू कल्टीवेटर से फसल की जुताई की मतलब खेत की जुताई की जा रही है, वो उससे आसानी से किया जाता है, ठीक है। इसमें इतनी मेहनत नहीं पड़ती जितने कि हमें इस जगह पे हल से जोतने पे जितनी मेहनत करनी पड़ी है ना, उतनी नहीं करनी पड़ती है। अभी दूसरा जो स्टेप था वो है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म की फसल एवं स्वस्थ बीज होते हैं। अच्छा, किसान अच्छे उपज देने वाले बीजों का प्राथमिकता देते हैं। तो जब आप बुआई करते हैं, जब आप बुआई मतलब बीजों को बोना, तो बीजों को बोने से पहले एक अच्छी किस्म वाले, अच्छी नस्ल वाले बीजों को लेना बहुत ज़रूरी होता है। बीजों का चयन कैसे करते हैं, अभी पहेली बता रही है कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा है। अच्छा, पहेली के साथ एक इंसिडेंस हुआ जिसमें कि उसने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उन्हें उनमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो पहेली की माँ ने क्या किया, कुछ बीज लिए, चने के बीज, और उसे पानी में डाला। कुछ बीज थोड़ी मिनट के बाद कुछ बीज जो है वो पानी के ऊपर आ गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो पहेली इस तरह के सवाल कर रही है, ठीक है। तो क्या कुछ बीज एक जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जो अब एक ये क्रियाकलाप आप कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें एक बीकर हम घर पे ही ले सकते हैं और इसमें कुछ मुट्ठी गेहूं के दाने डाल सकते हैं। भली भांति उसको हिलाइए और उसके बाद फिर ये क्रियाकलाप को प्रेक्षित कीजिए। प्रतीक्षा और कुछ टाइम तक उसको वेट कीजिए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं। और तो ये बता रहा है कि जब पहेली ने क्वेश्चन किया कि जब पहेली ने देखा अपनी माँ को ऐसा करते हुए, तो जो भी बीज जिसमें कि होल हो जाते हैं या फिर छेद हो जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, जिसमें एक घुन होता है ना, वो लग जाता है, तो बीज जो होते हैं हल्के हो जाते हैं। तो इस तरह से उसकी माँ जो होती है वो जान जाती है कि जो बीज ऊपर आ गए वो बीज हल्के, जो बीज हल्के हो गए वो बीज खराब हो गए, तो वो ऑटोमेटिक पानी में डालने के बाद बीज जो है वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अच्छे बीज और खराब बीज का डिफरेंस निकाल सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। परंपरागत औजार क्या है, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है, ठीक है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर 1, 2 या 3 गुनी सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सारे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित किए जाता है। तो ये परंपरागत औजार जो होते हैं वो इस तरह के कीप की तरह होते हैं, जिससे कि जुताई पहले की जाती थी। अभी भी बहुत जगह पे किया जाता है, बट अब थोड़ा प्रोसेस डेवलप हो गया है, ठीक है। तो
सीड ड्रिल जो है ये एक अलग तरह का औजार है जो नए किस्म का है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे पक्षियों द्वारा बीज से होने वाले नुकसान को बीजों से होने वाले नुकसान अच्छा, पक्षी जो होते हैं वो अगर बीज अंदर नहीं जाएगा तो पक्षी खा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए बीज को मिट्टी के अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सीड ड्रिल है, ये मशीन है, इसकी वजह से आराम से बीज जो होते हैं वो बोए जा सकते हैं। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत हो जाती है। ओके, अभी बूझो को फिर से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला मतलब नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैले में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे हैं? अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि छोटे छोटे थैलों में पौधशाला नर्सरी में बीजों को रखा गया है, ऐसा क्यों रखा गया है? तो पहेली फिर आंसर करती है कि धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर दिया जाता है। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पीय पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं, ठीक है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलना, ठीक है। तो ये क्या पहेली ये क्या बता रहा है कि जब बीज डाला जाता है तो एक ही जगह पे बहुत सारे बीजों को नहीं डाला जाता, उसमें एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस रखा जाता है, ताकि एक मतलब एक कुछ मीटर्स का ये रखा जाता है, डिस्टेंस रखा जाता है, ताकि वो उनको प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, पोषण और पर्याप्त मात्रा में जल सबको इक्वली मिल सके, ठीक है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, ठीक है। तीसरा स्टेप है खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अभी हमने बीज तो बो दिए, अभी बीज बोने के बाद अभी उसमें खाद और उर्वरक डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि सारी मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ नहीं होती है, मतलब इतनी अच्छी नहीं होती है मिट्टी की क्वालिटी कि उसमें पौधे आराम से उग सके। तो उसमें खाद और उर्वरक, मिट्टी को पोषक बनाने के लिए खाद और उर्वरक को मिलाना ज़रूरी होता है। बूझो फिर से एक सवाल करता है, मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अत्यधिक अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ पौधे बहुत अच्छे हेल्दी होते हैं और कुछ पौधे मुरझाए हुए से पैदा होते हैं, मतलब लगते हैं, कमज़ोर लगते हैं। तो अगर आप खाद और उर्वरक डालेंगे ना, तो वो कमज़ोर पौधे जो होते हैं वो खाद और उर्वरक नहीं डालने की वजह से होते हैं। खाद और उर्वरक देंगे तो वो कमज़ोर पौधे भी हेल्दी हो जाएंगे। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कि कुछ क्षेत्र में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाते रहते हैं। अच्छा, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषक तत्वों का क्या होगा। अभी ये क्या बोल रहे हैं, मिट्टी जो होते हैं मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी जो होती है वो फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, लेकिन ये कहा जाता है, ये ऐसा होता है कि जब भी हम किसी ज़मीन पर फसल उगाएं तो उसको हम एक सीज़न के बाद थोड़ा
आराम करने दें, मतलब हम उसमें तुरंत फसल अगर उगाने लगे तो उसकी उर्वरक क्षमता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए इसमें हम खाद्य पदार्थ डालते हैं, खाद और उर्वरक डालते हैं। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के हेतु यही देखिए, यही वो बता रहा है, हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह क्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों एवं जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 7 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुओं द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 में हमने वर्मी कंपोस्टिंग और केंचुओं के द्वारा ये जो केंचुए जो होते हैं ना, वो मिट्टी में इधर उधर जाते आते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी में स्पेस बनता है, अंदर जो है वो मिट्टी में कुछ थोड़ी जगह बनती रहती है, जिसकी वजह से उसमें खनिज, हवा, ये सारी चीज़ें आराम से अंदर आती रहती हैं। इसकी वजह से मिट्टी उर्वरक बनती है। ये हम ऑलरेडी 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, ऐसा बता रहा है। ठीक है, अब क्रियाकलाप 1.2 ये क्या है, ये मूंग के बीज को अंकुरित करने का प्रोसेस बताया जा रहा है। ठीक है, क्या 3 गिलासों में पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? ये तो इसमें क्या किया जा रहा है, 3 गिलास लिया गया, इसमें मूंग के बीजों को रखा गया। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि तीनों में एक जैसा बीज का की जो वृद्धि हो रही है वो एक जैसी हो रही है कि नहीं। A, B, C ग्लास लिया गया। ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाई गई। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाया गया और सी में मिट्टी लिया गया। सी और उसमें मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए, मतलब सी में ना तो यूरिया मिलाया गया और ना ही खाद मिलाया गया। तो अब इसका डिफरेंस हमें कुछ दिन के बाद पता चलेगा। ठीक है, किस गिलास उर्वरक रासायनिक पदार्थ, उर्वरक के बारे में क्या बोला, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों में से समृद्ध होते हैं। ये खाद से कैसे भिन्न होते हैं, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक जो होते हैं इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण है यूरिया, जो यूरिया अभी इसमें डाला गया था ना, यूरिया, यही यूरिया है, उर्वरक का एक ये उदाहरण है। तो उर्वरक जो है वो मतलब फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ठीक है, इसमें आता है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है, उर्वरता जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, इसलिए मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। मतलब जैविक खाद क्या होता है? जैविक खाद वो चीज़ें होती है जो कि हम नेचुरल तरीके से प्राप्त करते हैं, जैसे गाय का गोबर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यही बोल रहा है। ठीक है, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं
जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति के अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में फसल चक्रण। अभी फसल चक्रण क्या है? मिट्टी को पोषक बनाने का एक और तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या है? यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म के फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जाता है। अच्छा, एक बार हमने गेहूँ उगा लिया, उसके बाद हमने मूंग दाल उगा लिया, तो इस तरह से जब हम दूसरी फसल उगाते हैं ना, तो मिट्टी जो होती है अपने आप ऑटोमेटिक वो उर्वरक हो जाती है। ठीक है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चना एवं चना एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में उगाते थे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता था। किसान को एक पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसान को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्योंकि इसमें खाद्य पदार्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें मिट्टी ऑटोमेटिक उपजाऊ बन जाती है। ठीक है। क्योंकि खाद्य पदार्थ अगर यूज़ करेगा किसान तो उसको थोड़ा महंगा पड़ जाएगा ना, इस वजह से। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में ऑलरेडी पढ़ा जा चुका है। यह फलीदार लैक्यूमिनस पौधे को जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। यह फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ना, वो और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थानांतरण करते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसका स्थानांतरण राइजोबियम बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर करते हैं। ठीक है। अभी ये कुछ है कि उर्वरक और खाद। उर्वरक के में डिफरेंस बताया गया है, मतलब दोनों में क्या अंतर होता है। उर्वरक क्या है? उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। ठीक है। खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं मानव अपशिष्ट मतलब जो भी मानव यूज के द्वारा अनयूज्ड चीज़ें होती हैं, जैसे कि केले का छिलका या किसी भी फल का छिलका हम निकाल देते हैं, उनसे बनाया जाता है। या सब्जियों के छिलके से छिलके को मिट्टी में बहुत दिनों तक अंदर डाल के रखते हैं और उससे बनाते हैं। ठीक है। पौधों के अवशेष वही हो गए जो भी मतलब जो भी छोटे छोटे पौधे होते हैं जो मर जाते हैं, उनसे भी वो जब मिट्टी में चले जाते हैं तो वो खाद का काम करते हैं। उर्वरक का उत्पादन जो होता है वो फैक्ट्रियों में किया जाता है। खाद जो होता है वो खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक में से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। उर्वरक से ह्यूमस जो होता है वो उर्वरक से प्राप्त नहीं होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है। देखिए, अभी सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताया गया है। ये जो अंतर बताया गया है ना, ठीक है। खाद के लाभ। अभी खाद यूज करना से क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है। तो जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छा माना जाता है। ठीक है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी भुरभुरी एवं संरक्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। मतलब मिट्टी में छोटे छोटे छेद बन जाते हैं जिससे गैस जो होता है वो आराम से ऊपर नीचे मतलब अंदर बाहर कर सकते हैं। ठीक है। इससे मित्र जीवाणुओं में की संख्या में वृद्धि होती है। अच्छा, जो मिट्टी के लिए जो अच्छे जीवाणु होते हैं वो इसकी वजह से उत्पन्न होते हैं मिट्टी के अंदर। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ओके। मिट्टी जो होती है वो अच्छी हो जाती है।
सिंचाई, अभी अगला स्टेप है सिंचाई करना। ठीक है, अभी हमने मिट्टी में खाद तो डाल दिया, ठीक है, बीज बो दिया, खाद डाल दिया, ठीक है। और अब सिंचाई कैसे करते हैं? जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। पौधे को फूल, फल, बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिससे खाद्य, खनिजों का और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। अच्छा, शुष्क क्या हुआ? वो ड्राई, मतलब बीजों का जो अंकुरण होता है, बीज से जो पौधे छोटे छोटे निकलते हैं, वो अगर मिट्टी में पानी नहीं डालेंगे, मिट्टी सूखी हुई होगी, तो फिर बीज नहीं निकलेंगे, बीज से पौधे नहीं निकलेंगे, अंकुरित नहीं होंगे पौधे, बीज जो होते हैं वो अंकुरित नहीं होंगे, तो शुष्क स्थिति में नहीं हो सकते। जल में घुले हुए पोषक तथा स्थानांतरित पौधे के प्रत्येक भाग में होते हैं। जल में घुले हुए पोषण जो होते हैं वो पौधे के प्रत्येक भाग में चले जाते हैं, पानी की वजह से, ठीक है, जल की वजह से। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं। अच्छा, पाली जो होता है ना, बर्फ के जो गोले गिरते हैं उससे और गर्म हवा से इसकी रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल की आवश्यकता होती है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना जो होता है वो उसको सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के समय बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों में जल वाष्प की दर अधिक होने से हो सकता है? इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे, ठीक है। सिंचाई के स्रोत: कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। अभी ये बता रहा है कि कुआं, नदियाँ, ये सारे जल के स्रोत होते हैं, ठीक है। सिंचाई के परंपरागत तरीके क्या होते हैं? कुएं, सिंचाई के परंपरागत तरीके, पहले सिंचाई कैसे किए जाते थे? कुएं, झरनों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुँचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विभिन्न विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः यह सस्ते परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न परंपरागत तरीके भिन्न भिन्न हैं, जैसे मोट, घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक आदि। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। सिंचाई की आधुनिक विधियां क्या क्या है? अभी ये तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि सिंचाई की परंपरा, मतलब पहले क्या यूज़ किया जाता था वो, और अभी क्या है, आधुनिक में क्या क्या आता है। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न हैं: छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। ओके, जो भूमि असमतल होती है, ऊपर नीचे होती है, यहाँ पर जल का कम मात्रा में जल कम मात्रा में उपलब्ध है। उर्वरक, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, उर्वरक
पाइपों और नलों का उपयोग के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। अच्छा, छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। अच्छा, इस तरह का जो छिड़काव है, स्प्रिंकल सिस्टम, छिड़काव तंत्र, ये बलुई जगह पे जो खेती होती है उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद है ड्रिल तंत्र, ड्रिल सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। अतः इसे ड्रिल तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। अच्छा, जल जो होता है इस विधि में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। खरपतवार से सुरक्षा, बूझो और पहेली। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है खरपतवार से कैसे सुरक्षा करेंगे। ठीक है। खरपतवार मतलब जो पौधों के अलावा जो छोटे छोटे जो पौधे नहीं निकल जाते हैं, ठीक है, वो उन सब चीज़ों से सुरक्षा कैसे करेंगे। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। फिर से बूझो ने एक सवाल किया, क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं। अच्छा, ये अन्य पौधे जो है विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं, ऐसा पूछ रहा है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार जो हटाए जाते हैं उसे निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। अच्छा, ये जो खरपतवार है उसमें वो जो होते हैं वो अगर पौधे के अगल बगल कहीं पे उग जाते हैं तो वो फसल की वृद्धि में बाधा डालते हैं। कैसे? क्योंकि उसमें जो जल डाला गया, जो पोषक तत्व हमने डाला, उसमें उनको वो खींच लेते हैं, उनको वो ले लेते हैं, तो पौधों को वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं या कम मिल पाती हैं। ठीक है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी होते हैं। अच्छा, कुछ खरपतवार जो उग जाते हैं वो विषैले भी होते हैं, जो कि मनुष्य और पौधों के लिए विषैले होते हैं, इसलिए भी उसे हटा देते हैं और इसे हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने तक हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरी की सहायता से किया जाता है। अच्छा, खरपतवार जो होते हैं कुछ को तो काट दिया जाता है, कुछ को जमीन से उखाड़ कर निकाल दिया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किए जाते हैं।
हैं। अभी ये क्या बोल रहा है, रसायन भी डाल के खरपतवार को हटाया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो खेत होते हैं उसमें हाथ से निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उसके लिए कुछ लोग चाहिए जिसको कि आपको लगाना होगा। तो कभी कभी ये नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं लोग, तो उसमें रसायन का छिड़काव कर देते हैं। अभी ये जो रसायन का छिड़काव का जो प्रोसेस होता है, जो पद्धति होती है, इसे खरपतवार नाशी कहते हैं, ठीक है। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, 2D और 4D, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। अच्छा, ये जो रसायन होते हैं, इससे सिर्फ खरपतवार मरता है, इससे खरपतवार नाशी जो होता है उससे सिर्फ खरपतवार मरता है, उससे पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो खरपतवार को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं, ठीक है। फिर से पूछो, एक क्वेश्चन कर रहा है, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव को इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर पड़ता है? अच्छा, ये क्या है कि पेड़ पौधों पर तो नहीं पड़ा, ये हमने देख लिया, लेकिन क्या जो भी इसका छिड़काव करेंगे, चाहे मनुष्य ही करेगा, इंसान ही, हम ही करेंगे, तो उस पे पड़ेगा, जैसे किसान कर रहा है, ठीक है। तो जैसे पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय या तथा पुष्प एवं बीज बनाने से पहले ही खरपतवार का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। अभी इस पे मनुष्य पर तो पड़ता है इसका असर, लेकिन क्या बोल रहा है, मनुष्य को मतलब किसान जो छिड़काव करेगा, किसान को इससे कपड़े से अपना मुंह और मुंह नाक ढक लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कटाई। अगला जो प्रोसेस है फसल उगाने का वो है कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को सींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा इसे धरातल के पास से काट लेते हैं, ठीक है। कटाई कैसे किया जाता है? कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लिया जाता है अथवा इसे धरातल से, जहाँ से पौधा उग रहा है जमीन से, वहाँ से ही काट लिया जाता है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 2 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से ये दरांती है, इसकी सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। जो मशीन क्या उपयोग किया जाता है उसे हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। काटी गई फसल में से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। मतलब जो काटी हुई फसल होती है उससे, अगर मान लो अनाज है कोई, जैसे चावल है तो या गेहूं है, उसको अलग कैसे किया जाता है? तो उसको थ्रेसिंग के माध्यम से, थ्रेसिंग क्या प्रोसेस होता है उसके माध्यम से अलग किया जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन एक आती है, उसके द्वारा भी किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप होता है। अच्छा, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों मिला के ये जो होता है एक कंबाइन मशीन बनाई जाती है, जिससे कि फसल से दानों को अलग किया जाता है। छोटे फसल के पौधे से दानों को अलग किया जाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, जिनके छोटे खेत होते हैं वो किसान जो होते हैं वो अनाज के दानों को फटक कर निकाल लेते हैं।
अभी पहेली के मन में एक सवाल आया कि कटाई के बाद कभी-कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहेली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा होता है। अच्छा, ये बोल रही है कि अगर एक फसल को जलाया जाता है तो वो दूसरी फसल को भी जो अभी अच्छी फसल अभी नहीं काटी गई उनको भी जला सकती है। तो ऐसा करना सही है या नहीं? ठीक है। कर विनोइंग अलग करते हैं, जो फसल जो अलग करते हैं, आप इसके विषय में कक्षा 7 में ऑलरेडी पढ़ा जा चुका है। ठीक है। कटाई पर्व 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों में से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु में प्रयास का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो पोंगल, वैसाखी, अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग इसके नाम होते हैं, बट इसे मनाया इसलिए ही जाता है क्योंकि नई फसल काटी जा रही है। भंडारण जो है वो मतलब रख-रखाव कैसे किया जाता है। उत्पादन का भंडारण, जो भी हमने फसल निकाल ली उसका भंडारण, उसको हम रख कैसे रहे हैं, एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि फसलों को रखना, अच्छी तरीके से रखना और फिर उसे मार्केट में भेजना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फसल अगर सही तरीके से नहीं रखा तो फसल बर्बाद हो सकती है। ठीक है। अन्न बर्बाद हो सकते हैं। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताजा काटी गई फसल के बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है। तो जैसे फसल को हमने काट लिया, तो फसल को किसान ने काट लिया। फसल को काटने के बाद जो फसल होते हैं ना, उनको सुखाया जाता है धूप में। अगर उनको नहीं सुखाया गया तो उसमें नमी पड़ सकती है, तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अतः भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा भी मिल जाती है। ठीक है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र बिन्स में करते हैं। जो बड़े-बड़े बोरे आते हैं ना, उसमें किए जाते हैं, ताकि फसल उसमें जूट के बोरों में उसमें नमी नहीं पड़ती है इसलिए, या फिर बड़े पात्र बिन में करते हैं। ठीक है। परंतु बीजों का बड़े पैमाने में भंडारण साइलों और भंडारण गृहों में किया जाता है। इससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहों एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है। पहेली यहाँ पे फिर से एक पहेली बताती है कि मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के
ड्रम में नीम के सूखी पत्तियां रखते देखा है, मुझे आश्चर्य हुआ। अभी ये क्या बोल रही है कि इसने अपनी माँ को नीम के पत्ते सूखे पत्तों को ड्रम में रखते देखा, अनाज के ड्रम में। तो नीम के पत्ते क्यों रखे जाते हैं? नीम के पत्ते अगर अगर हम अनाज के ड्रम में, जैसे गेहूं के चावल के ड्रम में रख लेते हैं घर में भी, तो उसमें कीड़े मकोड़े जल्दी नहीं लगते हैं और वो खराब भी नहीं होते हैं। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, नीम की सूखी पत्तियों को भंडारण में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े भंडारण गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से और पीड़कों से सुरक्षित रखने के लिए या तो रासायनिक उपचार किया जाता है, या फिर बहुत बड़े बड़े जो भंडारण होते हैं उसमें नीम की पत्तियां सिर्फ काम नहीं आती हैं। ठीक है, तो इसलिए उसमें रासायनिक पदार्थ से भी उपचार किया जाता है, वो भी डाला जाता है। जंतुओं से भोजन। अभी जंतुओं से हमें भोजन कैसे मिलता है? अपनी अच्छा, ये क्लास में करने के लिए किया गया है। ये हम देख सकते हैं, जैसे स्रोत दूध कहाँ से मिलता है? गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ऊँटनी, इन सब से मिलता है। ठीक है, इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। तो अभी तक तो हमने सिर्फ पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन के बारे में देखा। अभी जंतु जो होते हैं, जैसे मनुष्य होते हैं, वो लोग, मनुष्य या जीव जंतु जो होते हैं, वो लोग जंतुओं को भी खाते हैं। ठीक है, तो इसका रखरखाव हम कैसे कर सकते हैं? समुद्र के तटीय क्षेत्रों में उनका भी रखरखाव अच्छी तरह से करना बहुत ज़रूरी है। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली के मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। मछली जो होता है, समुद्र के तट पर मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं, इसलिए वहाँ के उस साइड रहने वाले लोग मछलियों का ज़्यादा उपयोग करते हैं अपने खाने में। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। ठीक है, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म एवं पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो जैसे कृषि को कहते हैं कि फसलों को जब उगाया जाता है तो उसे कृषि करना कहते हैं। वैसे ही जब पशु पक्षियों को एक अच्छे से रखा जाता है एक जगह पर, ठीक है, ताकि बाद में उसे इस्तेमाल किया जाए, तो उसे पशुपालन कहा जाता है। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, ऐसा पहेली कह रही है। हमें मछली में कॉड लीवर तेल मिलता है। अच्छा, मछली से हमें कॉड लीवर का तेल मिलता है, जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो विटामिन डी जो होती है वो अधिक मात्रा में मछली में पाई जाती है। तो बस ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी ये कुछ तथ्य दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये जो मैंने जो बताया, ये पढ़ाया, ये पसंद आया हो। सो आई रिक्वेस्ट कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।